एविएशन सिक्योरिटी अवेयरनेस कोर्स के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम हवाई अड्डे के विभिन्न भागों के बारे में जानेंगे और उनमें चलने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है ये जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किसी हवाई अड्डे में व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने में क्या चुनौतियां हैं। किसी भी हवाई अड्डे को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला एयर साइड और दूसरा सिटी साइड। आईकेओ की परिभाषा के अनुसार एयर साइड हवाई अड्डे का वो हिस्सा है जिसमें प्रवेश को नियंत्रित किया जाता है, अर्थात एयर साइड में जाने के लिए आपको कोई ना कोई अधिकार पत्र अवश्य चाहिए। ये अधिकार पत्र यात्रियों के लिए उनका टिकट और पहचान पत्र होता है तथा हवाई अड्डे के कर्मचारियों के लिए BCAS द्वारा जारी एयरपोर्ट एंट्री पास होता है। कई देशों में ये एयर साइड टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर बने सिक्योरिटी होल्ड एरिया में शुरू होता है, क्योंकि वहीं पर लोगों के प्रवेश को नियंत्रित किया जाता है, जबकि उन देशों के हवाई अड्डे की टर्मिनल बिल्डिंग में कोई भी बेरोक टोक आ जा सकता है, भले ही उसके पास कोई अधिकार पत्र हो या ना हो। भारत में ये एयर साइड टर्मिनल बिल्डिंग के गेट से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे देश के हवाई अड्डों की टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश के लिए भी आपको कोई ना कोई अधिकार पत्र चाहिए, चाहे वो हवाई यात्रा का टिकट हो या विजिटर एंट्री पास या एयरपोर्ट एंट्री पास। सिटी साइड हवाई अड्डे का वो हिस्सा होता है जिसमें हवाई यात्री और गैर यात्री दोनों ही बिना किसी रोक टोक के प्रवेश कर सकते हैं, अर्थात एयर साइड को छोड़कर हवाई अड्डे का जो भी हिस्सा बचता है वो सारा सिटी साइड कहलाता है। इसमें टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर का भाग, पार्किंग, शहर की ओर जाने वाली विभिन्न सड़कें, विद्युत केंद्र, सहायक इमारतें, विभिन्न कार्यालय आदि शामिल हैं। पूरे हवाई अड्डे को एयर साइड और सिटी साइड में बांटने के साथ साथ एयर साइड के अंदर कुछ और हिस्से होते हैं जिनमें केवल प्रवेश को ही नियंत्रित नहीं किया जाता, बल्कि अन्य सिक्योरिटी कंट्रोल भी लागू किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश के लिए केवल आपका हवाई टिकट और पहचान पत्र देखा जाता है, लेकिन यदि आप सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जाना चाहते हैं तब आपके सामान की और आपकी पूरी तरह से तलाशी लेने के बाद ही आपको सिक्योरिटी होल्ड में प्रवेश दिया जाता है। एयर साइड के वो भाग जिनमें प्रवेश को नियंत्रित करने के साथ साथ अन्य अतिरिक्त सिक्योरिटी कंट्रोल भी लागू किए जाते हैं, उन्हें सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज कहते हैं। अब हम हवाई अड्डे के एयर साइड और सिटी साइड के विभिन्न हिस्सों की बात करेंगे। किसी भी एयरपोर्ट के एयर साइड में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका रनवे होता है। रनवे एक आयताकार आकार की चौड़ी सड़क होती है जिससे हवाई जहाज उड़ता है और उसी पर वापस उतरता है। रनवे की लंबाई और चौड़ाई उस हवाई अड्डे पर ज्यादातर आने जाने वाले हवाई जहाज की आवश्यकता के अनुसार होती है। एक मध्यम साइज का हवाई जहाज जिसकी यात्री क्षमता 170 से 180 यात्री होती है, उसका कुल वजन लगभग 80,000 किलो के आसपास होता है। जब ये हवाई जहाज किसी रनवे पर उतरता है तो उसकी स्पीड 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में होती है। इस प्रकार आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब एक 80 टन का वाहन 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रनवे से टकराता है तो उस रनवे की भार वहन करने की क्षमता कितनी ज्यादा होनी चाहिए। ये बताने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि किसी रनवे की मजबूती किसी सामान्य सड़क की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है और इसके निर्माण पर खर्च भी कई गुना आता है। इसी प्रकार रनवे की चौड़ाई यूं तो 45 मीटर से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस हवाई अड्डे पर कौन सा हवाई जहाज ज्यादातर आता जाता है। भारत में ज्यादातर हवाई अड्डों के रनवे की चौड़ाई 45 मीटर होती है, जिसके दोनों ओर 7.5 मीटर का शोल्डर बनाया जाता है। शोल्डर की मजबूती रनवे की मजबूती से थोड़ा कम होती है और सामान्य स्थिति में हवाई जहाज इस पर नहीं चलता है। इस प्रकार रनवे और शोल्डर दोनों को मिलाकर कुल चौड़ाई 60 मीटर हो जाती है। एक मध्यम आकार के रनवे की लंबाई 2.5 किलोमीटर से लेकर 3.5 किलोमीटर तक हो सकती है।
जिन हवाई अड्डों पर रात में भी हवाई जहाज की लैंडिंग होती है, वहां पर रनवे के दोनों तरफ लाइट लगी रहती हैं, जिनसे पायलट को रनवे को पहचानने और उस पर लैंडिंग और टेक ऑफ करने में आसानी होती है। एयर साइड का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा एप्रन है। एप्रन वो स्थान है जहां पर आकर हवाई जहाज खड़ा होता है और यात्री तथा सामान हवाई जहाज में उतारे या चढ़ाए जाते हैं। छोटे हवाई अड्डे पर हवाई जहाज में उतरने या चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाई जाती है, जबकि बड़े हवाई अड्डों पर एरो ब्रिज लगाए जाते हैं। एरो ब्रिज एक प्रकार की छोटी सी चलने वाली सुरंग होती है। इसे हवाई जहाज के द्वार पर लगा दिया जाता है, जिससे यात्री हवाई जहाज में प्रवेश करते समय या हवाई जहाज से बाहर आते समय इस सुरंग से गुजरते हैं और उन्हें सीढ़ी चढ़ने उतरने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार यात्री टर्मिनल बिल्डिंग से सीधे हवाई जहाज में और हवाई जहाज से सीधे टर्मिनल बिल्डिंग में आ सकते हैं। एप्रन पर हवाई जहाज के साथ साथ अन्य वाहन भी चलते हैं, जिनमें यात्रियों को लाने ले जाने वाली बसें, हवाई जहाज में ईंधन भरने वाले टैंकर, हवाई जहाज में सामान लोड करने वाले वाहन तथा इसी प्रकार के कुछ अन्य वाहन होते हैं। एप्रन पर हवाई जहाज कहाँ खड़ा होगा, इसके लिए बाकायदा पेंट से पार्किंग के निशान बनाए जाते हैं और हवाई जहाज सिर्फ इन्हीं जगहों पर खड़ा होता है। इसी प्रकार हवाई जहाज के एप्रन में आने और एप्रन से बाहर जाने के लिए भी रेखाएं बनी होती हैं। हवाई जहाज इन रेखाओं पर चलकर ही एप्रन में आता या उससे बाहर जाता है। अन्य वाहनों के चलने के लिए भी एप्रन पर पेंट से रास्ते बने होते हैं और दूसरे वाहन सिर्फ इन्हीं रास्तों में चलते हैं। इसी प्रकार हवाई जहाज और अन्य वाहनों के रास्ते पेंट से मार्क कर कर के हवाई जहाज के किसी भी अन्य वाहन से टकराने की संभावना को कम किया जाता है। एप्रन के चारों ओर भी उसकी बाउंड्री को दर्शाने के लिए नीले रंग की लाइट लगी होती है, जबकि रनवे की लाइट का रंग सफेद होता है। रनवे और एप्रन को आपस में जोड़ने वाली सड़क को टैक्सी वे कहते हैं। रनवे पर लैंड होने के बाद हवाई जहाज टैक्सी वे से चलकर ही एप्रन में आता है तथा यात्रियों को सामान के हवाई जहाज में लोड हो जाने के बाद एप्रन से रनवे पर जाने के लिए टैक्सी वे का ही प्रयोग करता है। टैक्सी वे की चौड़ाई रनवे की चौड़ाई से कम होती है, क्योंकि हवाई जहाज टैक्सी वे पर कम गति में चलता है। टैक्सी वे पर भी रनवे और एप्रन की तरह विभिन्न प्रकार के निशान बने रहते हैं, जिससे हवाई जहाज को विभिन्न संकेत दिए जाते हैं। टैक्सी वे के दोनों ओर भी रनवे के जैसी ही लाइट लगी होती है, लेकिन इनका रंग नीला होता है तथा इनके प्रकाश की तीव्रता कम होती है। किसी विमान में किसी खतरे की सूचना होने पर, जैसे कि बम होने की धमकी मिलने पर, उस विमान को एप्रन में खड़ा नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में विमान को अन्य विमानों और यात्रियों से दूर ले जाकर खड़ा किया जाता है। जहां इस विमान को ऐसी परिस्थितियों में खड़ा किया जाता है, उस जगह को आइसोलेशन बे कहते हैं। आइसोलेशन बे में विमान को खड़ा करने का उद्देश्य यही है कि यदि विमान में सचमुच कोई विस्फोट हो जाता है तो उससे अन्य विमानों, यात्रियों अथवा अन्य इमारतों को नुकसान ना पहुंचे। आइसोलेशन बे में विमान को खड़ा करने के बाद, उसकी पूरी तलाशी लेने के बाद और ये सुनिश्चित होने के बाद कि विमान में कोई बम नहीं है या अन्य कोई खतरा नहीं है, तभी उसे वापस एप्रन पर लाया जाता है। किसी हवाई अड्डे के अन्य भागों को जानने से पहले हम अब चर्चा करेंगे उन नियमों की जो कि किसी भी व्यक्ति या वाहन को एयर साइड के अंदर पालन करना जरूरी होता है। सबसे पहला नियम यह है कि आपको सिटी साइड और एयर साइड की सीमाएं पता होनी चाहिए। साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि एयर साइड के कौन से हिस्से सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं। आपको हवाई अड्डे के सभी हिस्सों के सही नाम ठीक से पता होने चाहिए तथा हवाई अड्डे पर वो कहाँ हैं, अर्थात उनकी स्थिति भी पता होनी चाहिए। जब कभी भी आप रनवे या टैक्सी वे के पास में काम करते हैं या वहां पर होते हैं, तब आपका हर समय एटीसी के साथ रेडियो कांटेक्ट होना चाहिए। आपके वाहन के ऊपर खतरा बताने वाली लाइट लगी होनी चाहिए।
आपको लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाली रिफ्लेक्टिव सुरक्षा जैकेट हर समय पहननी चाहिए। हवाई अड्डे की गति सीमाओं और परिवहन के अन्य नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। हवाई अड्डे के जिन हिस्सों में हवाई जहाज चलता है, वहां पर सामान्य वाहनों के चलने के लिए रास्ते बने होते हैं। आपको केवल उन्हीं रास्तों का प्रयोग करना चाहिए। जब कभी भी हवाई जहाज के ऊपर और नीचे लाल रंग की बत्ती जलती है, तो उसका अर्थ है कि हवाई जहाज का इंजन ऑन है। ऐसे समय में हवाई जहाज के पास नहीं जाना चाहिए, ना चलना चाहिए, ना किसी गाड़ी को ले जाना चाहिए, ना ही कोई चीज रखनी चाहिए। किसी भी रनवे या टैक्सीवे को पार करना केवल इसलिए सुरक्षित नहीं समझना चाहिए क्योंकि आपको देखने से ऐसा लगता है। एटीसी के किसी भी निर्देश की अनदेखी या अवहेलना कभी भी नहीं करनी चाहिए। केवल एटीसी की अनुमति देने पर ही रनवे को पार करना चाहिए, भले ही आप किसी भी अत्यावश्यक कारण से रनवे पार करना चाहते हों। एयर साइड का अगला मुख्य भाग अग्निशमन केंद्र है। वैसे तो ये एयरपोर्ट के किसी भी हिस्से में लगी आग को बुझाने में सक्षम है, लेकिन हवाई अड्डे का अग्निशमन केंद्र मुख्य रूप से हवाई जहाज की आग को बुझाने के लिए बनाया गया है। किसी हवाई अड्डे पर जिस भी प्रकार का हवाई जहाज नियमित रूप से आता है, अग्निशमन केंद्र की आग बुझाने की क्षमता उसी के हिसाब से रखी जाती है। इसे फायर स्टेशन की कैटेगरी कहते हैं। छोटे एयरक्राफ्ट के लिए कम कैटेगरी का फायर स्टेशन होता है, जबकि बड़े एयरक्राफ्ट के लिए बड़ी कैटेगरी का फायर स्टेशन होता है। कैटेगरी का अर्थ है फायर स्टेशन में कितनी गाड़ियां हैं, कितना पानी है, कितना फोम है, कितने आदमी हैं, आदि आदि। हवाई अड्डे के अग्निशमन केंद्र में काम करने वाले कर्मचारियों को हवाई जहाज की आग बुझाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है और ये प्रशिक्षण विभिन्न प्रकार के हवाई जहाज के मॉडलों के लिए अलग अलग होता है। बहुत सारे हवाई अड्डों में हवाई जहाज का ईंधन रखने के लिए अलग से फ्यूल डिपो होते हैं। इन फ्यूल डिपो में हवाई जहाज का ईंधन इकट्ठा करके रखा जाता है और आवश्यकता होने पर एक टैंकर के माध्यम से उसे हवाई जहाज के पास तक भेजा जाता है और फिर टैंकर में लगे पंप की सहायता से हवाई जहाज में ईंधन भरा जाता है। कई हवाई अड्डों में ये ईंधन टैंकर से भेजने की बजाय अंडरग्राउंड पाइपलाइन से भेजा जाता है, जिसके आउटलेट एप्रन के पास ही लगे होते हैं। जिन छोटे हवाई अड्डों पर फ्यूल डिपो नहीं होता, उन हवाई अड्डों पर टैंकर के माध्यम से बाहर से हवाई जहाज का ईंधन मंगाया जाता है। हवाई अड्डे पर किसी विमान को लंबे समय तक खड़ा करने या फिर उसकी मरम्मत करने या फिर उसकी सर्विस करने के लिए बड़े बड़े शेड बने होते हैं, जिन्हें हैंगर कहते हैं। यदि कोई भी विमान लंबे समय तक प्रयोग में नहीं आने वाला है, तो उसे हैंगर में खड़ा कर देते हैं। साथ ही यदि किसी विमान में कोई खराबी आ गई हो, तो उसे ठीक करने के लिए भी हैंगर में ले जाया जाता है। विमान की समय समय पर सर्विस करने के लिए भी हैंगर का प्रयोग होता है। अब तक बताए गए हवाई अड्डे के विभिन्न हिस्सों के अतिरिक्त भी हवाई अड्डे के एयर साइड में कुछ अन्य इमारतें होती हैं। इन इमारतों में हवाई जहाज को सिग्नल देने वाले विभिन्न प्रकार के सिस्टम लगे रहते हैं। इनमें से कुछ सिस्टम के नाम हैं लोकलाइजर, रेडार, डीएमई आदि। ये सिस्टम विभिन्न प्रकार के संकेत विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हवाई जहाज को भेजते हैं, जिनसे हवाई जहाज को अपना रास्ता ढूंढने और हवाई अड्डे तक पहुंचने तथा उस पर लैंड करने आदि में सुविधा मिलती है। लोकलाइजर हवाई जहाज को रनवे की सेंट्रल लाइन का सिग्नल देता है, जिसकी मदद से हवाई जहाज एयरपोर्ट पर पहुंचने के कई किलोमीटर पहले से ही रनवे की सेंट्रल लाइन की सीध में अपने आप को अलाइन कर लेता है। ग्लाइड पाथ हवाई जहाज को रनवे पर उतरने के लिए उचित ढलान का सिग्नल देता है, जिसकी मदद से हवाई जहाज रनवे पर एक निश्चित कोण पर ही उतरता है। रडार हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में उड़ रहे सभी हवाई जहाज़ों पर निगाह रखता है तथा हवाई जहाज़ों को आवश्यकता पड़ने पर उचित सलाह देता है। डीवीओआर हवाई जहाज को बहुत दूर से ही ये बताता है कि फला हवाई अड्डा किस दिशा में है
तथा डीएमई हवाई अड्डे से हवाई जहाज की दूरी की सूचना हवाई जहाज को देता है। ये सभी सिस्टम विभिन्न इमारतों में हवाई अड्डे के अंदर लगे होते हैं। यात्रियों के लिए हवाई अड्डे का सबसे मुख्य हिस्सा टर्मिनल बिल्डिंग है, बल्कि सही मायनों में उनके लिए टर्मिनल बिल्डिंग ही हवाई अड्डा है, क्योंकि हवाई अड्डे के ज्यादातर भागों में यात्रियों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। टर्मिनल बिल्डिंग में यात्रियों से जुड़ी हुई सभी सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाती हैं। इन सुविधाओं में उनकी यात्रा से जुड़े हुए काम भी हैं और अन्य काम भी हैं। उदाहरण के तौर पर यात्रियों के रजिस्टर्ड सामान का एक्सरे करना, उन्हें बोर्डिंग पास जारी करना, उनके हाथ के सामान का एक्सरे करना, उनकी तलाशी लेना आदि काम उनकी हवाई यात्रा से जुड़े हैं। जबकि उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था, उनके आरामदेह रूप से बैठने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, इंटरनेट की व्यवस्था, खाने पीने की दुकानों की व्यवस्था, अन्य सामानों की दुकानों की व्यवस्था आदि ऐसे काम हैं जो कि सीधे यात्रियों की हवाई यात्रा से नहीं जुड़े हैं, किंतु उनकी सुविधाओं के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार यात्रियों से जुड़ी सभी सुविधाएं टर्मिनल बिल्डिंग में उपलब्ध करवाई जाती हैं। टर्मिनल बिल्डिंग में बहुत सारी एजेंसीज अपना अपना काम करती हैं, जिनमें एयरलाइंस हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, कस्टम्स के अधिकारी हैं, इमिग्रेशन के अधिकारी हैं, खुफिया विभाग के लोग हैं, एयरपोर्ट ऑपरेटर के कर्मचारी हैं, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज के लोग होते हैं, सफाई कर्मी होते हैं तथा विभिन्न दुकानों को चलाने वाले लोग होते हैं। अब हम हवाई अड्डे के सिटी साइड के विभिन्न हिस्सों की बात करेंगे। सिटी साइड में सबसे पहले शहर की मुख्य सड़क से हवाई अड्डे की तरफ आने वाली सड़क होती है। इस सड़क पर यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत सारे साइन बोर्ड लगे रहते हैं, जो यात्रियों को विभिन्न आवश्यक सूचनाएं देते हैं। इन सूचनाओं में अलग अलग टर्मिनल बिल्डिंग के रास्तों के निर्देश, आगमन और प्रस्थान खंड के रास्तों के निर्देश, कौन सी एयरलाइंस किस टर्मिनल बिल्डिंग से ऑपरेट करेगी इसकी सूचना, विभिन्न प्रकार की पार्किंग्स के रास्ते और उनके रेट की जानकारी, व्यावसायिक वाहनों और टैक्सी वालों के लिए जरूरी सूचनाएं आदि शामिल हैं। ज्यादातर हवाई अड्डों पर इस मुख्य सड़क के ऊपर ही सुरक्षा बलों की चेकपोस्ट भी लगी होती है। ये सुरक्षा बल कौन से होंगे, ये उस एयरपोर्ट की सुरक्षा की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। हवाई अड्डे को कम खतरा होने पर ये निजी सुरक्षा एजेंसी के गार्ड भी हो सकते हैं। कहीं पर ये हवाई अड्डे के सुरक्षा कर्मी अर्थात CISF के जवान हो सकते हैं। कई स्थानों पर ये राज्य पुलिस के लोग होते हैं और श्रीनगर जैसे अति संवेदनशील हवाई अड्डे पर ये भारतीय सेना के लोग होते हैं। इस चेकपोस्ट से आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जाती है और आवश्यकता अनुसार वाहनों की चेकिंग भी की जाती है। जब कोई वाहन टर्मिनल बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो अलग अलग प्रकार के वाहनों के लिए अलग अलग लाइन होती हैं। जैसे सरकारी और एयरपोर्ट की खुद की गाड़ियों के लिए एक अलग लाइन होती है, निजी वाहनों से आने वाले लोगों के लिए एक अलग लाइन होती है, व्यावसायिक वाहनों के लिए और टैक्सियों के लिए अलग लाइन होती है तथा सबसे बाहर की एक लाइन ऐसी भी होती है जिसमें वाहनों को रोकने की इजाजत नहीं होती। जो वाहन बिना रुके सीधे जाना चाहते हैं वो इस लाइन से जाते हैं। टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर की ओर उस एयरपोर्ट पर काम करने वाली लगभग सभी एयरलाइंस के ऑफिस होते हैं, जिनसे यात्री टिकट खरीद सकते हैं या अन्य पूछताछ कर सकते हैं। साथ ही एयरपोर्ट ऑपरेटर की तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिए एक सहायता केंद्र भी होता है। टर्मिनल बिल्डिंग के विभिन्न गेटों के बाहर एयरलाइंस के नाम लिखे रहते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि उस गेट से बिल्डिंग में प्रवेश करने पर उस एयरलाइंस के चेक इन काउंटर इस गेट के सबसे पास में होंगे। इस प्रकार किसी भी यात्री को ये पता लग जाता है कि टर्मिनल बिल्डिंग के किस गेट से प्रवेश करने पर उसे बिल्डिंग के अंदर कम से कम चलना पड़ेगा। टर्मिनल बिल्डिंग के सभी गेट पर सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, जो कि टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का टिकट या एयरपोर्ट एंट्री पास चेक करते हैं। कुछ संवेदनशील हवाई अड्डों पर टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश करने के समय भी यात्रियों के सामान का एक्सरे किया जाता है। टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर भी और अंदर भी बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लगे रहते हैं,
जिन पर विमानों के आने और जाने के समयों की सूचनाएं प्रदर्शित की जाती हैं। किसी भी हवाई अड्डे के सिटी साइड में अलग अलग प्रकार की पार्किंग व्यवस्था होती है। इसमें कम समय के लिए वाहन पार्क करने की व्यवस्था टर्मिनल बिल्डिंग के बिल्कुल पास होती है और इसका रेट थोड़ा ज्यादा होता है, जबकि लंबे समय तक वाहन पार्क करने के लिए जो पार्किंग होती है वो टर्मिनल बिल्डिंग से थोड़ा दूर होती है तथा उसका रेट कम होता है। सरकारी वाहनों और वीआईपी वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था अलग होती है। यात्रियों और उन्हें लेने और छोड़ने आने वाले मित्रों तथा रिश्तेदारों की सुविधा के लिए खाने पीने की दुकानें भी होती हैं। साथ ही उनकी सुविधा के लिए शौचालय की व्यवस्था भी की जाती है। सिटी साइड में ही टैक्सी चलाने वाली कंपनियों के काउंटर होते हैं, जहां से व्यक्ति कहीं भी जाने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकता है। कई हवाई अड्डों के सिटी साइड में सिटी बस सर्विस का बस स्टैंड होता है, जहां से लोग बस सेवा की सुविधा भी ले सकते हैं। दिल्ली हवाई अड्डे के सिटी साइड में टर्मिनल बिल्डिंग के ठीक सामने एक मेट्रो स्टेशन भी है, जिसके अंदर मेट्रो रेल सेवा के साथ साथ विभिन्न प्रकार की दुकानें भी हैं। किसी भी एयरपोर्ट के सिटी साइड में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य पुलिस की होती है। एयरपोर्ट के आकार के अनुसार छोटा या बड़ा एक पुलिस केंद्र भी सिटी साइड में होता है। किसी भी आकस्मिक हमले या अन्य किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की QRT टीम एक वाहन में हथियारों के साथ सिटी साइड में हमेशा तैनात रहती है। इन सभी व्यवस्थाओं के साथ साथ सिटी साइड में एयरपोर्ट ऑपरेटर के ऑफिसेज होते हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं। साथ ही कई हवाई अड्डों पर अन्य एजेंसियों के ऑफिस भी होते हैं, जिनमें कस्टम, इमिग्रेशन, BCS, कार्गो एजेंट्स आदि शामिल हैं। कुछ यात्री टर्मिनल भवन के साथ साथ कार्गो के टर्मिनल भवन अलग से होते हैं। कई बड़े हवाई अड्डे पर तो सिटी साइड में होटल तक हैं, जैसा कि हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई में देखा जा सकता है। अब हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि किसी हवाई अड्डे पर व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने में क्या चुनौतियां हैं। कोई भी हवाई अड्डा इतना बड़ा होता है कि हवाई अड्डे का आकार ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसे आप एक छोटा मोटा शहर मान सकते हैं। हवाई अड्डे की सुरक्षा करने के लिए या व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए उसकी पेरीमीटर वॉल पर निगरानी रखना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारे गेट होते हैं और इतनी लंबी दीवार और इतने सारे गेटों पर निगरानी रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। उदाहरण के लिए दिल्ली हवाई अड्डे की पेरीमीटर वॉल लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। दूसरी बड़ी चुनौती हवाई अड्डे पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या है। इतने सारे लोगों पर निगरानी रखना, उनके पास चेक करना आदि एक बहुत बड़ा काम है। अकेले दिल्ली हवाई अड्डे पर ही एक साल में लगभग 1 लाख के करीब एयरपोर्ट एंट्री पास इशू किए जाते हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को विभिन्न कामों के लिए एयर साइड या फिर सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाने की जरूरत होती है, जिसे नियंत्रित करना भी एक चुनौती है। ज्यादातर एयरपोर्ट 24 घंटे काम करते हैं, जिनमें अलग अलग कर्मचारी अलग अलग समय पर काम करने आते हैं। इस कारण सभी लोगों का सभी लोगों को पहचानना लगभग असंभव है। इस कारण भी सुरक्षा के लिए खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी अपराधी हवाई अड्डा कर्मचारी के वेश में आकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसी के साथ एविएशन सिक्योरिटी अवेयरनेस कोर्स का ये तीसरा भाग यहीं समाप्त होता है। एक आसान सी 6 प्रश्नों की परीक्षा देने के बाद आप अगले भाग पर जा सकते हैं, जिसमें हम किसी हवाई अड्डे में व्यक्तियों और वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने के बारे में जानेंगे। नमस्कार, जय हिंद।